गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में अपने इस चैनल पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो है वो क्लास 10 की साइंस जो है वो शुरू की है और मैंने पहला यूनिट स्टार्ट किया था जहां पर हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स जो है वो डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भी जो है देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जो कुछ सजेशंस हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। तो वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। स्फेरिकल मिरर्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। हमने एक्चुअली में रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उन पर रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, वो हमने पढ़ने हैं बेसिकली। बट उनको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स होती हैं और वो टर्म्स जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और स्टार्ट में करूंगा पिछले वीडियो को ही लिंक करके। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात हमने डिस्कस की थी कि स्फेरिकल मिरर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और अच्छी तरह से अगर आपको याद हो तो मैं अगर इधर डायग्राम बनाऊं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, सो ये जो मिरर यहां पर है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि ये कॉनकेव है। ठीक है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली वो मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो किसी स्फेयर का जो है वो एक पार्ट होता है। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अब किसी स्फेयर का उसके अंदर वाले सरफेस की तरफ से भी हो सकता है और बाहर वाले सरफेस की तरफ भी हो सकता है। सो जिसमें अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम कॉनकेव बोलते हैं। एंड दिस वन, इसमें पॉलिश वाला सरफेस जो है वो अंदर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, दिस इज योर कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छे से हमें पता है। तो दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। दो टाइप के मिरर्स हैं। मिरर को बनाने का तरीका इस तरह से होता है। बेसिकली मिरर किसी भी शेप का हो सकता है, वो सर्कुलर शेप का, सॉरी सर्कुलर मिरर हो सकता है, रेक्टेंगुलर, कोई भी शेप हो सकती है मिरर का। लेकिन हम इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है वो बोर्ड पे बनाते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर शेप का मिरर है, ठीक है, उसका कर्वेचर बहुत कम होता है, देखने में प्लेन ही लगता है। जैसे गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर शेप के भी होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास सर्कुलर शेप का मिरर है, तो उसकी अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें तो जो उसका कॉर्नर दिखेगा वो यहाँ पे बनाया जाता है। और जो साइड आपको पॉलिश दिखानी है उस साइड आप इन छोटी छोटी लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम डायग्रामेटिकली जो है मिरर्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये एक तरीका है मिरर ड्रॉ करने का। ठीक है। सो इन दोनों मिरर्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टर्म है वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट टर्म इज, सबसे पहले हम समझेंगे पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर, एक मिरर का पोल क्या होता है। तो सबसे पहला टर्म क्या आ गया? पोल। व्हाट डू यू मीन बाय पोल ऑफ अ मिरर? सो मान लीजिए मेरे पास मिरर है, एक कॉनकेव मैंने बनाया है, कॉन्वेक्स बनाया है। ठीक है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का पोल कुछ नहीं है, बस उसका सेंटर पॉइंट, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज नोन एज पोल। ठीक है। अगर मैं इस मिरर को देखूंगा, इसका सेंटर पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। और इस मिरर का भी सेंटर पॉइंट यहां पर है। सो इसको बोला जाता है बेटा पोल। दिस इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जितने भी चीजें हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं स्फेरिकल मिरर के केस में, तो पोल से किए जाते हैं। सो पोल की अगर डेफिनेशन बोले तो दैट इज सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो सेंटर पॉइंट बनता है दैट इज नोन एज पोल। तो बड़ा सिंपल सा था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझना बहुत जरूरी है। दैट टर्म इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं। इसको मैं रब करूंगा।
दोनों मिरर्स के उसमें समझाऊंगा, कॉन्वेक्स में भी और कॉन्केव में भी। देखिए, सो सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए कॉन्केव मिरर ले लीजिए कोई, मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है ना, तो कॉन्केव मिरर का बाहर से पॉलिश होता है, तो इसका पॉलिशर। अब अगर ये एक कॉन्केव मिरर है तो ये एक स्फेरिकल मिरर हुआ, और मैंने आपको शुरू में बोला था कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किसी स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। तो अगर हम इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक कंप्लीट स्फेयर बनाए, मतलब इसको प्रोड्यूस करें, तो क्या बनेगा, एक स्फेयर बनेगा। सो मैं कोशिश करता हूं कि लगभग एक स्फेरिकल सा शेप बने। दिस इज स्फेयर। सो ये जो मिरर है यहां पे, ये इस स्फेयर का पार्ट है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, अगर इसको हम प्रोड्यूस करें तो इस तरह से ये स्फेयर बनता है। तो आप बोल सकते हो कि इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इस स्फेयर का पार्ट है। तो अब जो इस स्फेयर का सेंटर होगा, यहां पर मान लीजिए कहीं सेंटर है सी, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सो क्या डेफिनेशन बना सेंटर ऑफ कर्वेचर का? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये उस स्फेयर का सेंटर होता है जिस स्फेयर का मिरर जो है वो एक पार्ट है। अच्छा, अगर मैं कॉन्केव मिरर ना बना के कॉन्वेक्स मिरर बनाऊं, मान लीजिए ये आ गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को पॉलिश होगी, ओके, तो इसको भी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करेंगे तो स्फेयर बनाएंगे एक, हालांकि हाथ से उतना अच्छा स्फेरिकल शेप जैसा नहीं आ रहा है, बट आप अज्यूम कर लीजिए कि दिस इज अ स्फेयर। तो इसका भी सेंटर, स्फेयर का सेंटर कहां पे है, यहां पर है। सो यहां पर हम कहेंगे दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जरा गौर कीजिएगा कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल सामने है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ है, ऐसा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर करें तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पॉलिश सरफेस के सामने देखने को मिल रहा है, ठीक। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों मिरर्स में कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड इन केस ऑफ दिस इज कॉन्केव मिरर, तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एट द फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, and in case of a convex mirror the center of curvature is at the front of polish surface. So what do you mean by center of curvature? Center of curvature is the center of sphere, center of that sphere of which the mirror is a part. ठीक है। सो सेकेंड टर्म इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो हमें ये पता चली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। आपके पास कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, वो कोई ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा, तभी तो उसका नाम स्फेरिकल मिरर है। तो अगर उस स्फेयर को इमेजिन कर लीजिए, आपके पास एक मिरर है तो वो किसी एक स्फेयर का पार्ट है, तो आप इमेजिन कर लीजिए, उस स्फेयर को कंप्लीट कर लीजिए, तो उसका जो सेंटर होगा that center will be known as the center of the curvature, ठीक है, that is known as the center of the curvature। समझ आ गई बात? तो दो पॉइंट हमने पढ़े, एक पोल एंड सेकंड वन इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक और टर्म पढ़ेंगे दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर जान लिया, पोल जान लिया, अब नेक्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये जो स्फीयर्स मैंने बनाए थे प्रोड्यूस करके, इनको मैं मिटा देता हूं, सिर्फ मिरर्स का डायग्राम यहां पे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म विच इज प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अभी तक हमने दो टर्म्स पढ़ी, एक पढ़ी सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं यहां पे, और एक पोल पढ़ा हमने जो मिरर का सेंटर होता है। यहां पर भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर ये पोल, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल को पी से डिनोट किया जाता है, पी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल
किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन हम अगर इमेजिन करें, एक लाइन को इमेजिन करें, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं इनके बीच में, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहां पर है, इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी PLE, मैंने PAL लिख दिया। तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपके पास कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव हो, कन्वेक्स हो, तो उस मिरर, मान लीजिए कोई भी सर्कुलर मिरर है, उसके सेंटर वाला जो पॉइंट है दैट इज नोन एज पोल, और उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, अगर कनकेव है तो उसके सामने क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कन्वेक्स मिरर के केस में पॉलिश सरफेस के सामने होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन मान लीजिए, दैट इमेजिनरी लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है वो आपका हाफ मिरर आता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाफ मिरर। ठीक है? ये सच में कोई ऐसा लाइन होता नहीं है। अगर आपके पास कोई मिरर दिया जाएगा तो उसमें रियल में कोई लाइन नहीं होता। इट इज जस्ट हमें इमेजिन करना है एक इमेजिनरी लाइन। जैसे अर्थ का जो आप अर्थ बोलते हो ना, अर्थ के अराउंड जो है वो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स हैं, तो वो सच में कोई लाइंस नहीं है, वो हमने अपनी मेजरमेंट की इजीनेस के लिए जो है इमेजिन की हुई है। हम बोलते हैं इक्वेटर जो है अर्थ को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एक्चुअली में कहीं इक्वेटर है नहीं। आप ढूंढने जाओगे तो अर्थ पे कहीं लाइन नहीं बनी हुई इक्वेटर, वो हमने इमेजिन किया। तो इट्स अ सिमिलर वे कि जब आपके पास 2 मिरर्स होते हैं, कोई भी मिरर ले लीजिए, स्फेरिकल मिरर, तो वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस सच में कोई लाइन दिखेगी नहीं आपको। यू जस्ट हैव टू इमेजिन दैट लाइन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो दिस इज द नेक्स्ट टर्म। तो यहां पर लिख सकते हो आप इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डेफिनेशन है ना, पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्लियर? तो ये हो गया जी प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? पोल को समझा, पोल इज द सेंटर पॉइंट। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा, विच इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन है दैट इज नोन एज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? अब नेक्स्ट टर्म इसी में से, अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, हमें पोल पता है, हमें प्रिंसिपल एक्सिस पता है। ठीक है? तो एक और टर्म मैं आपको बता दूं यहां पे, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, एक मिरर के पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और कैपिटल R से लिखा जाता है। Distance between the pole and the center of curvature of a mirror is called radius of the curvature. So यहां पर लिखूंगा distance between pole and center of curvature of a spherical mirror. एक स्फेरिकल मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अलग अलग मिरर का अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग हो सकता है। सो कितनी टर्म्स हो गई? पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई 3, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 4। ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and that is known as principal focus. उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। तो हम समझेंगे अब कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। दोनों मिरर्स के लिए समझें, दोनों मिरर्स की बात करेंगे। सो पहला प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल
फोकस। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दोनों मिरर्स के लिए थोड़ी अलग अलग डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस के लिए। कनकेव मिरर की अलग सी डेफिनेशन बनती है और कॉन्वेक्स मिरर की जो है वो थोड़ा सा अलग डेफिनेशन बनता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले समझाने के लिए ये मिटा देता हूं यहां पे। देखिए, मैंने आपको कल ये भी बोला था, सॉरी लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि ये जो मिरर्स हैं इनके कुछ दूसरे नाम भी हैं। जैसे ये कनकेव मिरर है तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो मिरर है इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब इनका ये जो नाम है कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर, इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन क्या है? इसको कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोला जाता है, कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक पॉइंट पे इकट्ठा करना किसी चीज को, कन्वर्ज करना किसी एक पॉइंट की तरफ जो है वो। जब बहुत सी चीजें जो है एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं, दैट इज नोन एज कन्वर्ज। कन्वर्ज करना, डाइवर्ज होता है फैलना, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से बाहर की तरफ फैलना, दैट इज नोन एज डाइवर्ज। सो इसको कन्वर्जिंग इसलिए बोला जाता है कि जब इस मिरर पे जो है लाइट इंसिडेंट होता है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो इस पे टकरा के जब रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, तो लाइट जो है वो कन्वर्ज करती है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन द लाइट रेज विल कन्वर्ज, किसी एक पॉइंट की तरफ जाती है, ठीक है। और यहां पर क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटसाइड है, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, तो इस पे जब लाइट बीम पड़ता है तो उस लाइट बीम की जो रेज होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कनकेव मिरर है और इस पर आपने कुछ लाइट रेज जो है वो क्या करवाई, इंसिडेंट करवाई, या बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाया। तो और मान लीजिए जो सोर्स ऑफ लाइट है वो थोड़ा दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो आपको पता है इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। तो फॉर द सिंप्लिसिटी यहां पर तो बहुत सी रेज पड़ेंगी इस पे, क्योंकि लाइट में बहुत सारी रेज होती है, अलग अलग एंगल पे बहुत अलग अलग तरीके से लाइट रेज यहां पर आएंगी। बट हम जरा सिंपल वाली लाइट रेज लेते हैं। जैसे मान लीजिए लाइट रेज आ रही है, क्योंकि ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहां से लाइट रेज मैं ऐसे बनाऊंगा, एक लाइट रे, दूसरी लाइट रे, यहां पर नीचे वाली साइड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लाइट रेज, ये सारी की सारी लाइट रेज कहीं यहाँ पर सोर्स हमारे पास है, यहाँ पर कोई सोर्स है एस, वहां से आ रही है, ठीक है, दूर है काफी सोर्स, तो इसलिए पैरेलल लाइट रेज आएंगी। और इन लाइट रेज को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल माना है। तो क्या होगा, यहां पर ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या करेंगी, टकराएंगी, सीधी सी जो बात है। तो यहां पर होगी रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत होती है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो वो तो मैं आगे थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन क्या होगा, जब ये लाइट रेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होके सारी की सारी रेज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो मीट करेंगी। जैसे ये वाली लाइट रे यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली लाइट रे ऐसे, ये वाली इस तरह से, और ये वाली इस तरह से, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो सारी की सारी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट मिलेगा, वहां पर मीट करेंगे। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज अ पॉइंट between the center of curvature and pole on the principal axis at which all the reflected rays will meet after the reflection when made incident on the mirror parallel to the principal axis। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइट रेज इस मिरर पे फेंकें या डालें, इंसिडेंट करवाएं, तो वो लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, और वो पॉइंट कहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होगा। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। आप बचपन में गेम खेलते होंगे, ठीक है,
लेकिन बचपन में हमने वो मैग्नीफाइंग ग्लास से खेली होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे हम बाहर, कागज का एक टुकड़ा लेते थे और मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में रख के, जब हम धूप में रखते थे तो उसका लाइट का एक ब्राइट स्पॉट बनता था और कागज को उससे जलाते थे। सेम फंडा वही है। वहां पर जो आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास था वो लेंस होता है, वो अपने लेंस आगे पढ़ने हैं। वैसे ही स्फेरिकल मिरर भी है, इस तरह से मिरर है। तो जब इस मिरर पे बहुत सारी लाइट रेज पड़ेंगी, अलग अलग एंगल पे पड़ेंगी, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे आके मिलेंगी, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ठीक है, यहां पर तो समझ में आ गया। अब जरा इस मिरर की बात करते हैं। यहां पर प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे, क्योंकि यहां पर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड से है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट रेज कुछ इस तरह से आएंगी। दिस विल बी द लाइट रेज, नीचे वाली साइड से बनाते हैं। ठीक है, सो यहां से आ गई लाइट रेज। अब क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट रेज को बाहर की तरफ डाइवर्ज करेगा, ये तो कन्वर्ज करेगा नहीं, एक पॉइंट पे लाइट रेज को लेके आएगा नहीं। तो यहां पर प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए। अब हम देखेंगे कि ये लाइट रेज यहां पर किस तरह से, किस एंगल से बाहर को डाइवर्ज होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर इसका जो पोल है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके बीच में एक पॉइंट होगा पी नहीं है, एफ, उस पॉइंट को एफ बोलेंगे। तो ये लाइट रेज इस तरह से डाइवर्ज होंगी, इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगी कि यहां पर ऑब्जर्व करने से, अगर इन लाइट रेज को ऑब्जर्व किया जाए तो ऑब्जर्व करने से ऐसे लगेगा कि ये सारी की सारी लाइट रेज जो है इस प्रिंसिपल, इस एफ से आ रही है। कैसे, मान लीजिए मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। ये यहां को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये लाइट रे यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी उसी तरह से ये वाली लाइट रे इधर जाएगी, ये वाली लाइट रे इधर। सो इस तरह से देखिए ये सारी लाइट रे जो है बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही, फैल रही है, ये तो मिल नहीं रही है। लेकिन जब हम इनको यहां से ऑब्जर्व करेंगे, इन लाइट रेज को, इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज कहां से आ रही हैं, एक कॉमन पॉइंट से आ रही है। मिरर के पीछे एक कॉमन पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, इस कॉमन पॉइंट से ये लाइट रेज बाहर को निकल रही है, ऐसा हमें लगेगा। एक्चुअली में तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, बट अगर इनको हम पीछे प्रोड्यूस करें, इन सारी रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे क्या कर दें, प्रोड्यूस कर दें, तो ये सारी की सारी लाइट रेज एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं यहां पे। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सारी लाइट रेज, ऐसा लगता है मान लीजिए कि इस एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है बाहर की तरफ। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या आ गई, इट इज द पॉइंट बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज। इस पॉइंट से ऐसा लगता है जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्ज कर रही है। ठीक है ना, when the incident rays are incident parallel to the principal axis. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं क्या बोल रहा था कि इस मिरर के लिए, ये जो आपके पास मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या बनेगा कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का एक ऐसा पॉइंट जिससे ये अपीयर होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं बाहर की तरफ, जब हम इंसिडेंट रेज को है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं। मतलब अगर हम कुछ लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाएं तो वो लाइट रेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसा वो लाइट रेज इस तरह से प्रतीत होंगी कि वो इस प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट से कहीं से आ रही है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रिंसिपल फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी मिरर के लिए। फोकस पॉइंट जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही पॉइंट जो है वो बताता है कि एक मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। अब फोकल लेंथ, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ गई, ये फिफ्थ टर्म थी, सिक्स्थ टर्म दैट इज योर फोकल लेंथ। दिस टर्म इज फोकल लेंथ। अब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ।
the distance between the pole and principal focus of a mirror, of a spherical mirror, is called focal length. पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। देखिए यहां पर पोल यहां पर है और एफ यहां पर है, तो ये यहां पर अगर मैं थोड़ा सा मिटा लूं, सो ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, इसको मैं स्मॉल एफ से लिखता हूं। दिस डिस्टेंस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। तो यहां पर दिखाऊं फोकल लेंथ, तो यहां पर ये बनेगा आपका फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से लिखा जाता है, ठीक। कैपिटल एफ इज द फोकस पॉइंट, मतलब प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल एफ डिटरमाइन द फोकल लेंथ, एंड द फोकल लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोकल लेंथ तो दोनों के लिए डेफिनेशन सेम ही रहेगा कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। सो ये था प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इससे पहले मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर लिखते हैं, और फोकल लेंथ, जिसको हम एफ लिखते हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा ट्वाइस एफ के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के क्या होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो फोकस होगा ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होगा। इसलिए सिंपल कहने का मतलब, यहां से अगर आप फोकल लेंथ बोलो तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, मतलब फोकल लेंथ जो है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होती है, हाफ होती है। सो अगर आप मान लीजिए आपसे बोला गया है कि एक कोई आपके पास मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, सो ऑब्वियसली बात है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, उसका फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर होगा, उसका आधा। सो अगर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो आप फोकल लेंथ उसका निकाल सकते हैं, या अगर आपके पास फोकल लेंथ दिया है तो आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन मिरर्स के केस में हमेशा ट्रू रहता है, ठीक है। सी आर इज इक्वल टू 2f, ये आपको याद रखना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्फेरिकल मिरर्स के रिलेटेड। और भी एक और टर्म है वो भी बता देता हूं, उसके बाद ये टर्म जो है वो खत्म हो जाएंगे आपकी, एंड दैट इज नोन एज अपर्चर। इंपॉर्टेंट नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन पता होना चाहिए अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर क्या होता है, देखिए अपर्चर कुछ नहीं है, देखिए आपके पास अगर मिरर है, ठीक है ना, तो अगर आप उस मिरर से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं लैब में मान लीजिए, तो मान लीजिए ये मिरर है और मैं कनकेव भी लेता हूं पहले, ठीक है। तो मिरर के जितने एरिया पे जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितने एरिया पे एक्चुअल में लाइट फॉल करती है, जहां पर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, जितने एरिया पे रिफ्लेक्शन जो है वो होती है, उस एरिया को बोला जाता है अपर्चर, ठीक है ना। सो यहां पर जितने भी मिरर्स हमने पढ़ने हैं इस लेसन में, तो हम कौन से मिरर्स कंसीडर करेंगे, स्मॉल अपर्चर वाले। कौन से, स्मॉल अपर्चर, मतलब बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है ना, मिरर का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा होगा जहां पर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगी, जहां पर इंसिडेंट लाइट जो है वो फॉल करेगी, ठीक है। तो कितना एरिया पे, कितना मिरर के कितने एरिया पे इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, दैट एरिया इज रेफर्ड एज अपर्चर, उसको बोला जाता है अपर्चर। अगर बहुत ज्यादा बड़ा बीम है लाइट का, काफी ज्यादा एरिया कवर कर रही है मिरर का, तो अपर्चर बड़ा है। अगर स्मॉल पोर्शन ऑफ मिरर कवर कर रही है तो दैट इज नोन एज स्मॉल अपर्चर। सो अपर्चर इज नथिंग, इट इज जस्ट इट रेफर्स द एरिया ऑन विच द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। मतलब मिरर का कितना हिस्सा है, कौन सा पार्ट है, कितना सा पार्ट है,
जिसपे एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज अपर्चर ऑफ द मिरर। तो आपको एक बात यहाँ पर हमेशा नोट करनी है कि क्लास 10 में चाहे आप ऑप्टिक्स पढ़ो, मतलब लाइट के बारे में क्लास 10 में पढ़ो या 12 में पढ़ो, आपको वहां पर स्मॉल अपर्चर वाले मिरर ही स्टडी करने हैं, है ना। आपको स्मॉल अपर्चर के मिरर्स को ही स्टडी करना है क्योंकि स्मॉल अपर्चर्स में इक्वेशन सिंपल है और अजम्पशंस भी सिंपल हैं, इसलिए हम सबसे पहले जो है स्मॉल अपर्चर वाले मिरर्स को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो दोबारा से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, हमने कौन कौन सी टर्म पढ़ी। सबसे पहले पोल पढ़ा, पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। उसके बाद हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, पहले प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और उसके बाद हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने के बाद हमने प्रिंसिपल फोकस पढ़ा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रिंसिपल फोकस समझना है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखिए दो टाइप के मिरर्स होते हैं, एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वर्जिंग मिरर के केस में जब हम उस पे इंसिडेंट रे फॉल करवाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंसिडेंट रेज फॉल करवाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, और वो कॉमन पॉइंट कहां पे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं, जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, उस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। और अगर हम डाइवर्जिंग मिरर के केस में बात करें, तो जब हम डाइवर्जिंग मिरर पे लाइट रेज इंसिडेंट करवाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। अगर हम उन डाइवर्जिंग रेज को पीछे प्रोड्यूस करें, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है, वहां पर आके कॉमन पॉइंट में मीट करती हैं। उसी कॉमन पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। उसके बाद हमने फोकल लेंथ देखा, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और सब बात में लास्ट में बचाया मैंने अपर्चर। अपर्चर इज नथिंग बट जितना हिस्सा मिरर का वो पार्ट जहां पर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है, दैट पार्ट इज नोन एज द अपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शन के कुछ रूल पढ़ेंगे। ठीक है, और उन रूल्स को पढ़ने के बाद हम इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स और करेंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जो है वो कमेंट्स में जरूर देखें। थैंक यू सो मच और जय हिंद।